फियर्स गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे और अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, किन टाइप्स की होती हैं, कब कब बच्चे को लगानी चाहिए, किस किस चीज़ से सेव करती हैं और कब वैक्सीन्स नहीं लगाई जाती। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। और हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सुंबुल वहीद। हेलो, वेलकम मैम। थैंक यू। और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर समर काजमी। वेलकम मैम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि डॉक्टर सुंबुल वहीद जो है वो आरएमओ है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, और डॉक्टर समर शी इज़ ऑल्सो एन आरएमओ इन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। पहले तो हमने दोनों को वेलकम कर दिया, दोनों को सलाम कर दिया। अब दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछेंगे जो कि है कि वैक्सीन एक्चुअली चीज़ क्या है। वैक्सीन क्या चीज़ है डॉक्टर सुंबुल? वैक्सीन बेसिकली एक प्रोटीन होती है ठीक और है। हमारा एम होता है कि हम वो बच्चों में इंड्यूस करके और बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को दूर कर सकें। बेसिकली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर किड्स इज़ वैक्सीन। सही। हमारे यहाँ जो अंडर 5 इयर्स मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इन इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है। वैक्सीनेशन अगर हम इन टाइम दें तो हम उससे अपने बच्चों को उस मोर्टेलिटी से या उन डिसेबिलिटीज़ से दूर कर सकते हैं जो वैक्सीन ना देने की वजह से हो जाती बच्चा हैं। फेस करता जी। है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए डॉक्टर समर कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कब आया और ये ईपीआई सिस्टम क्या है? देखिए, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली अभी तो नहीं है, काफ़ी पुराना है। और EPI इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो WHO की कुछ रिकमेंडेशंस हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ एज वेल एज़ फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो उसमें कुछ स्केजुअल्स दिए हुए हैं, एक गाइडलाइंस दी हुई हैं। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट वैक्सीनेशन स्केजुअल है, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के इस तरह की और डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें कुछ ज़्यादा उनका प्रीवेलेंस है। अच्छा। तो उनके अकॉर्डिंगली हमने अपने स्केजुअल को मोल्ड किया है। और इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत सी चीज़ें इरेडिकेट कर चुकी है, लाइक पोलियो। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस का भी एक्सपोजर कॉमन नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो स्केजुअल है उसमें बेसिकली एम्फसाइज करते हैं पोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू इरेडिकेट पोलियो। और एट बर्थ पे हम BCG भी इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सब क्लिनिकल स्टेज पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे लिए इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हमने कुछ अपने स्केजुअल बनाए हुए हैं, फिक्स स्केजुअल्स हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं और वो EPI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है जो EPI ने हमें गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए कि ये वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक बच्चे की वैक्सीनेशन होती रहती है? क्योंकि माँ बाप की ये शिकायत, क्या हर दूसरे महीने तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्लिनिक ले जाना पड़ता है वैक्सीन कराने के लिए। होता ये कि अगर फुल टर्म बेबी हो, एक हेल्दी बेबी हो, तो हम उसको एट बर्थ से स्टार्ट करते हैं और जो नॉर्मल EPI शेड्यूल है वो 18 मंथ्स तक उसको रेगुलर डोजेस लगती हैं। 18 मंथ्स तक? 18 मंथ्स तक, 1.5 साल की उम्र तक। और उसके बाद फिर हम उसको बूस्टर देते हैं, ताकि बेसिकली होता है कि जो मल्टीपल डोजेस होती हैं ना, उनका मकसद ये होता है कि पहला जो है उससे आप बॉडी को सेंसिटाइज कर देते हैं। सही। कि आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ या आपके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। सेकंड डोज से वो इन्हांस होती है और थर्ड डोज से वो आपका एक लेवल अचीव कर लेती है। तो इसलिए हमें मल्टीपल डोजेस देनी पड़ती हैं। आपने देखा है कि हमारे यहाँ की मदर का हेल्थ स्टेटस या इम्यूनिटी स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर हम बच्चों को भी छोड़ देंगे तो फिर मतलब हमारी नेशन कहाँ जाएगी? सही कह रही हैं। तो इसलिए हमें कंसेक्टिव डोजेज़ या मल्टीपल डोजेज़ देनी पड़ती हैं। और फिर एक दफ़ा जब हम वो शेड्यूल, ये कब तक, 6 साल तक, 7 साल, 10 साल चलता रहता है? होता ये है कि 18 मंथ्स तक तो रेगुलर डोजेज़ होती हैं। फिर कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिस तरह टेटनस टॉक्सॉइड है या जिस तरह हेपेटाइटिस है, उनको हम 5 इयर्स पे या मोस्टली 5 इयर्स पे हम बूस्टर देते हैं। बूस्टर डोज का मकसद ये होता है कि जो आपकी अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है वो मेंटेन रहे। सही। ओके। अच्छा मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि कभी होता है, हो गया इतनी बिजी थे, चार्ट चेक नहीं किया, वो वैक्सीन की डोज अपने पर्टिकुलर टाइम पे मिस हो गई और याद आया 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अब क्या करें? उसका भी शेड्यूल है हमारे पास कि अगर आप फ़र्ज़ करें, बहुत सारे इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं जो वो समझते हैं या उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंस हो चुका हो कि कोई वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का हुआ उन्हें कि वो लोग डर जाते हैं कि अब हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन। उसके लिए भी हमारे पास शेड्यूल्स हैं कि अगर हम उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें हम तैयार कर लें ऐसे पेरेंट्स को, तो भी हमारे पास शेड्यूल है कि हमें कौन सी एज पे कौन सी वैक्सीन देनी है।
सही। फिर अगर जब भी हमारे पास फर्स्ट एक्सपोजर होता है पेरेंट्स का, तो हम उनको वो गाइडलाइन देते हैं कि अब आपका बच्चा इस एज पे तो इसको ये वैक्सीन आज लगेगी, ये इतने दिन के बाद लगेगी, और इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हमें। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो कि इनिशियल 1 शॉट या 2 शॉट लगवा लिए थे, उसके बाद नहीं लगाया, जो उसके बाद एक और था वो नहीं लगाया, अब क्या करें? तो दोबारा से 0 से स्टार्ट करें? मोस्टली मतलब BCG में ऐसा नहीं होता, मीज़ल्स में MMR में ऐसा नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस है उसमें आपको ऐसा करना पड़ता है, टेटनस है उसमें आपको ऐसा करना पड़ता है। क्या आपकी पिछली वैक्सीन जी। ठीक है, अब आप मैम बताइए कि वैक्सीन्स कौन कौन से हैं जो हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल हैं? देखिए, EPI प्रोग्राम में बेसिक वैक्सीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी वैक्सीन्स भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो ऑप्शनल हैं। EPI में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एट बर्थ BCG दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप देंगे 6 वीक्स के ऊपर, अब तो पेंटावेलेंट वैक्सीन आने लगी है, वो भी EPI में शामिल है। उसमें होता है पेंटावेलेंट को मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँ कि उसमें एक तो IPV है, जो OPV ओरल पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, और IPV जो होते हैं वो हाँ इंट्रावीनस नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इंजेक्टेबल्स कह सकते हैं उसे। उसके अलावा पर्टूसिस है और टेटनस है, जो कि जिसको काली खांसी कहते हैं, और दूसरा टेटनस टॉक्सॉइड है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B है जो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। हेपेटाइटिस B को भी अब EPI में शामिल कर लिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन हेपेटाइटिस B अभी जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है उस लिहाज से वैक्सीन जो है वो स्केड्यूल जो है वो रीस्केजुलाइज हो रहे हैं। तो हेपेटाइटिस B जो है वो EPI प्रोग्राम में है। इसके हम 3 डोजेस देते हैं, 4 वीक्स अपार्ट देते हैं हम इसे। उसके बाद फिर 9 मंथ पे मीज़ल्स देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में 9 मंथ पे, क्योंकि मीज़ल्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोजर होता ही है किड्स को। तो अगर वैक्सीनेटेड होते हैं तो फिर उस लिहाज से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है टू कॉम्बैट डिजीजेस। आई नो मीज़ल्स के फिर बाद में जो निशान वगैरह रह जाते हैं वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। नहीं, वो BCG मीज़ल्स के बाद निशान भी, और प्लस ये कि उसकी अपनी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, और अदर निशान के अलावा भी उसके बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं मीज़ल्स की, लाइक निमोनिया और मीज़ल्स निमोनिया, मीज़ल्स इनकेफ्लाइटिस और लेटर ऑन एग्जैक्टली। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी। चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। नहीं, API में वैक्सीन नहीं है वो, लेकिन चिकन पॉक्स की अवेलेबल है। देखिए, EPI प्रोग्राम जो है वो अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी भी देखी जाती है, फिर प्रीवेलेंस डिजीज़ का देखा जाता है, और इस वजह से उसको फिर रिसर्च होती है उस पर, और फिर अकॉर्डिंगली EPI में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए कुछ वैक्सीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हेपेटाइटिस A है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B वैक्सीन इंक्लूडेड है, लेकिन उसकी अपनी मोर्टेलिटी, उसका इंसिडेंस, उसकी प्रीवेलेंस, उसके हिसाब से वैक्सीन जो है वो इंक्लूड की जाती है EPI प्रोग्राम में। अच्छा। तो इस वजह से इन बेसिक वैक्सीन पे ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है EPI में। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हम आपसे थोड़ा से पूछेंगे मैम, बच्चे को कहते हैं जब वो पैदा होता है तो वो अपनी इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, राइट? 6 मंथ तक वो उस इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट होता है, जो या तो मदर्स मिल्क से मिल रही होती है, या अगर वो मदर्स मिल्क नहीं उसको मिल रहा तो वो जो मदर से इम्यूनिटी लेके आए वो उस पर डिपेंडेंट होता है, अपनी इम्यूनिटी नहीं बना रहा होता। तो वो जो इनिशियल वैक्सीन्स लगती हैं वो ये होता है कि वो आपने कोई ऐसी प्रोटीन या ऐसा डेड वायरस या कोई ऐसी डेड ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया ताकि एंटीबॉडी बने जी। तो जब उसकी अपनी बॉडी अभी एंटीबॉडी बना ही नहीं रही है इनिशियली, तो फिर उसको शुरू में हम उसको स्टिमुलस देते हैं ना, अगर जिस तरह फर्स्ट करें हम BCG देते हैं एट बर्थ पे, या हम इस OPV देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। इम्यून सिस्टम को आप लोग स्टिमुलेट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इम्यून सिस्टम नहीं जाएगा उल्टा उसको डिजीज हो गया। एट टाइम्स ये भी होता है, लेकिन ये 1:3 लाख प्लस बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको इस तरह से जो इस तरह प्रेजेंट करता है। लेकिन उन 3 लाख बच्चों मतलब अगर एक बच्चा सफ़र कर रहा है तो हम उन 3 लाख को तो नहीं कर सकते ना, मतलब हम बेनिफिट ऑफ डाउट तो पेशेंट को ही देंगे। कोई चेक होता है इसका, पैच टेस्ट होता है, कोई इस तरह की चीज़ इम्यूनोजेनिसिटी रिएक्शन ना हो? नहीं, इसलिए कि BCG तो खुद सबडार्मल लगते हैं, वो तो आपकी व्हील फॉर्मेशन वो तो प्रेजेंट ही इस तरह से करता है कि रिएक्शन शो करता है, तो हमें पता चलता है कि वो इफेक्टिव हो रहा है। डिफ्थेरिया पर्टूसिस की वैक्सीन इस तरह होती है जो DPT कहलाती है। उसमें ये होता है कि अगर फर्स्ट डोज पे पेशेंट रिएक्ट कर जाए, उसको 72 आवर्स के अंदर वैक्सीन पोस्ट वैक्सीन 72 आवर्स के अंदर उसको फिट्स पड़ जाएँ, या हाई ग्रेड फीवर हो, या वो उसको कोई इनकेफेलोपैथी, कोई ब्रेन इंसल्ट हो, तो फिर नेक्स्ट डोज हम स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, इमीडिएट उसको ट्रीट करके और नेक्स्ट डोज फिर हम इसको स्टॉप कर देते हैं।
पर इस तरह नेक्स्ट डोज स्टॉप करने से वो वापस रिस्क पे नहीं हो जाता वो बच्चा? हो जाता है, लेकिन पर्टूसिस ऐसी वैक्सीन डीपीटी इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसमें जो पर्टूसिस वैक्सीन है फिर हम उसको सिंपल डीटी देते हैं। सिर्फ DT दे देते हैं। डिप्थेरिया की तो और अच्छा, टेटनस वो की देते हैं। basically पर्टूसिस में pertussis से problem हो सकती है बच्चों पर्टूसिस को। से हो सकती है। और पर्टूसिस की वैक्सीन के बारे में ये कहा And जाता it's है dangerous as whooping cough actually, काली खांसी। काली खांसी इज़ इटसेल्फ, लेकिन ये कहते हैं कि जो वूपिंग कफ है वो ख़ुद इतनी डेंजरस नहीं है, अगर उसकी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो वो उससे ज़्यादा डेंजरस होता और है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? एनकेफेलोपैथी, अच्छा। सीजर्स, फिट्स पड़ जाते हैं या ब्रेन इंसल्ट हो जाती है, लाइफ लॉन्ग कोई आपको डिसेबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए फिर हम उसकी नेक्स्ट डोज स्टॉप कर देते हैं और सिंपल उसको खाली डीटी देते हैं। लेकिन वो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, हो अच्छा तो प्रॉब्लम हाँ। अपना को प्रेजेंट कैसे करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के साथ? 72 Initially क्या hours, आपको साइन सिम्टम नजर हाई आते ग्रेड हैं? फीवर, अच्छा, हाई ग्रेड अक्सर बच्चों को वैक्सीनेशन लो ग्रेड फीवर grade यूजुअली होता है। हाई ग्रेड Usually high फीवर grade नहीं डॉक्यूमेंटेड होता है। 104 105 टेम्परेचर इज इतना हाई हाई ग्रेड। ग्रेड फीवर तो वो हाई ग्रेड फीवर प्लस फिट्स होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, Irritability बहुत एक्सेसिव ज़्यादा क्राई होती है। होता है। और ये वो signs क्राइटेरिया है पर्टूसिस की वैक्सीन का कि विद इन 72 आवर्स आपको फिट्स, आपके बच्चों को फिट्स हों या फिर 4 आवर्स की कंटिन्यूस क्राइंग हो, तो आप उसको लेबल कर देते हो कि ये पर्टूसिस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। ये 104 प्लस पायरेक्सिया फीवर हो उसको। अच्छा, 4 घंटे तक वैक्सीनेशन के 4 नो घंटे तक? 4 घंटे तक नहीं, 72 आवर्स के अंदर अंदर कोई टाइम ऐसा है कि वो 4 आवर्स के लिए कंटिन्यूस क्राइंग हो रही है उस बच्चे की, अच्छा, तो इट इज़ द क्राइटेरिया फॉर स्टॉप वैक्सीन फॉर क्या नेक्स्ट पता टाइम। वो रोना वो शुरू में ना शुरू करे 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब या वो 1 दिन के बाद? 1 दिन के बाद। 4 घंटे तक नॉन स्टॉप रोए, इससे भी ज़्यादा भी रो सकता है, लेकिन अगर 4 घंटे तक नॉन स्टॉप रोए, तो वो इसका मतलब है कि पर्टूसिस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, ये रोना किस चीज़ का साइन होता है? ऐसे पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है? इरिटेबिलिटी, ब्रेन की इरिटेबिलिटी हो रही होती है। ओके, तो वो उसको जो उसका definitely crying बच्चा center है वो ऊ stimulate, करके या रो के ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो रो के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम लोग को डाउट होता है कि ये वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जी। उसको मैनेज कैसे करते हैं? उसको हम सेडेट करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं हमारे पास जो ऑस्मोलर डायरेटिक्स कहते हैं हम उनको, मैनेटॉल वगैरह, जिससे हम ब्रेन का प्रेशर जो मतलब brain हमारे में जो दिमाग पानी के भर रहा है। बिल्कुल नॉट रियली कि पानी भर रहा हो, लेकिन हमारे जो ब्रेन में स्वेलिंग है, एडीमा है या जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी हो रही है, उसको कंट्रोल करता है। उसको हम मतलब देते हैं, इस तरह की दवाएं देते हैं कि उससे डायलिसिस शुरू हो जाती है उसको, उससे उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो बच्चा यानी स्टेबल हम हो जाए। इसको लेमन टर्म में अपने व्यूअर्स को ऐसे समझाएं कि ब्रेन में जो पानी का प्रेशर है सूजन वो जो हो बढ़ जाती जाता है। है और सूजन जो है वो बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो अक्सर जैसे कहते हैं किडनी फेलियर पेशेंट का ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दी जाती है कि जल्दी जल्दी उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेट करें। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका इंसिडेंस बहुत कम है। बहुत क्योंकि कम बहुत है, इम्पोर्टेंट हाँ, है, पता क्योंकि चला ये कि होता है ये प्रोग्राम कि ये देखे- मैसेज ये चला जाए कि यूजुअली ऐसा हो जाता है, एडमिशन होता है और फिर उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर ऐसा होता लेकिन है। इस- बहुत लो इंसिडेंस है इस तरह का, हाँ बहुत रेयर है। ठीक है, तो अच्छा अब ये बताइए, ये तो हो गया डीपीटी के बारे में, ये कब लगती है इसकी पहली डोज? 4 weeks, then 10th week of life, then 14th week। 4th वीक ऑफ लाइफ, 10th वीक ऑफ लाइफ एंड 14th वीक ऑफ, 3 डोजेस हैं इसकी। जी, उसके DPT बाद की। फिर बूस्टर लगता है 18 मंथ्स में। 18 मंथ्स में बूस्टर, फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग से नहीं लाइफ लॉन्ग सेफ नहीं, लेकिन फिर अगर कभी एवरी 5th मंथ पे, एवरी 5th 5 ईयर पे years, आपको डिफ्थेरिया एंड टेटनस लगता है, पर्टूसिस ख़त्म हो जाता है। एवरी 5th ईयर कब होता है? मतलब